सो वेलकम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और आपकी साइंस बुक में ये बनता है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके बैक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा एक एक क्वेश्चनों को। इसके पहले हमने ऑलरेडी पूरा डिटेल में जो है पूरे चैप्टर को आपको समझा दिया है और सब कुछ प्रॉपर तरीके से एक एक टॉपिक को डिफाइन किया हुआ है, तो ज़रूर से उन सभी वीडियोस को देखिए। जीनियस एकेडमी के ऐप पर भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगी, वहाँ से भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आज हम बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक कुल 14 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर दिए गए हैं, उन्हीं को यहाँ पर हमको बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का, चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। पहला सवाल है देखिए कि यहाँ पर लेमन के अंदर, हाँ जी, ये हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, इन लेमन जूस के अंदर कौन सी चीज़ अवेलेबल होती है, क्या चीज़ पाई जाती है। ऑप्शन देखिए क्या है, H प्लस आयंस आर मोर, OH माइनस आर लेस। H प्लस आयन आर लेस, OH माइनस आर मोर, H प्लस आयंस एंड OH माइनस आर इक्वल एंड ओनली H प्लस आयंस आर प्रेजेंट। लेमन जूस के अंदर कौन सा आयन ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा लेमन का जो जूस होता है वो बेसिकली बाई नेचर एसिडिक होता है। नेचर से यानी स्वभाव से लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो लेमन जूस अगर एसिडिक है तो एसिड की निशानी ये होती है कि वो H प्लस आयन अपने अंदर ज़्यादा रखता है। OH माइनस आयन भी हर एक मटेरियल के अंदर होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत पानी की क्वांटिटी तो होती है, तो पानी की वजह से H प्लस और OH माइनस दोनों होते हैं, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी के कारण H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा कि H प्लस आयन्स ज़्यादा होंगे और OH माइनस आयन कम होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक छोटा सा प्रमोशन है यहाँ पर। आप सबको मालूम है हमने जीनियस एकेडमी का ऐप जो है वो ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है, तो अगर आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से फोड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर से क्लास 10th के लिए मैथ्स और साइंस के लिए एक कंबाइंड बैच है, जिसमें साइंस में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों का पैकेज एक साथ मिलने वाला है, और इसके साथ में पूरा मैथमेटिक्स आपको A to Z ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, और ये सब कुछ आपको मिलेगा 1499 रुपये में मात्र। तो कोशिश करिए कि इन कोर्सेज के साथ ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, या अपने ज़रूरतमंद साथियों तक इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स तक हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें और वो हमारे इन कोर्सेज के साथ जुड़ करके इसमें इनरोल होकर के अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। क्योंकि आपको तो पता है छत्तीसगढ़ का इतिहास कैसा रहा है और हमारे यहाँ किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, तो ज़रूर से शेयर कीजिए। इसके अलावा क्लास 11th के लिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स की क्लासेस अवेलेबल हैं। क्लास 12th के लिए फ़िलहाल अभी हम फिजिक्स लेकर के आए हैं, बहुत ही जल्दी मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेस भी होंगी, मे बी नेक्स्ट सेशन से हो सकता है। फिलहाल के लिए इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके जीनियस एकेडमी के ऐप पर, तो इनमें इनरोल होना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान से देखिए, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल, ध्यान से सुनिएगा, जब एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब किसी मेटल के साथ, एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा, एसिड अगर किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें हम लोग डिटेल लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एसिड जब किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सबसे पहले एक सॉल्ट, और यहां पर बनता है वाटर, और वाटर के साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको मैं CO2 लिखे दे रहा हूं। तो जब भी एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल के बाई कार्बोनेट, जिसको हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा जब भी एसिड, तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनता है, थोड़ा सा पानी बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस वहां से रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा, इसमें सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड। नीचे कुछ ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए इन ऑप्शंस में कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो सबसे पहले देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बैटरी में भी डलता है, आपके पेट के अंदर भी बनता है, ये ऑलरेडी हम डिटेल लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इसी प्रकार से HNO3 जो है सेकंड वाला, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी प्रकार से लास्ट वाला देखिए H2SO4, ये भी बैटरी में डलता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रह गया ये CH3COOH, ये विनेगर में होता है, यानी सिरका जो हम चाउमीन वगैरह में डलवा के बहुत मजे से खाते हैं, खट्टा खट्टा लगता है, तो खाने के लिए यूज करते हैं, इसको सिरका बोलते हैं, इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। CH3COOH ये एसिडिक एसिड कहलाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। और आप सबको पता है किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच कितना होता है, जैसे सादा पानी है डिस्टिल वाटर, उसका ऑप्शन पहले मैं आपको दिखाता हूं, वैसे आपने अगर लेक्चर अटेंड किया है तो आपको समझ में आता होगा। तो देखिए pH1 किसका होता है, जो एसिडिक चीजें होती हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। 0 pH जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 14 सबसे आखिरी में चला गया, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। 7 जो है ये न्यूट्रल चीजों का pH वैल्यू होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में भी आता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का, न्यूट्रल चीजों का pH वैल्यू कितना होता है, पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन होता है 7। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, सकीना हैज ए बर्निंग सेंसेशन इन हर स्टमक। सकीना के पेट में जलन पैदा हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है एसिडिटी हो गई है, ड्यू टू एसिडिटी शी नीड्स। अब एसिड अगर पेट में बना है तो सबसे पहले कौन सा एसिड पेट में बनता है, तो याद रखिएगा HCl। समझ में आ रहा है, ये बर्निंग सेंसेशन किस एसिड के कारण से होता है, तो याद रखिएगा पेट में बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद रखिएगा, इसमें ईश्वर ने इतनी ताकत दी है कि अगर आप पत्थर भी खाएंगे तो ये पत्थर को भी पचा लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो अगर सकीना के पेट में जलन हो रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है उसके पेट में एसिडिटी के कारण, और एसिडिटी का रीजन कौन है, HCl, तो उसको क्या लेना चाहिए, तो हमारे ऑप्शन से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लेना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस लेना चाहिए कि वीक बेस लेना चाहिए या वीक एसिड लेना चाहिए। तो हमारा जवाब है भैया स्ट्रॉन्ग बेस उसको खाना चाहिए ऊपर से। और स्ट्रॉन्ग बेस का बढ़िया एग्जांपल है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको एंटा एसिड बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जिसको आप जैसे ही खाएंगे पेट में जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कंबाइन होगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा, एसिड का जो बिहेवियर है वो खत्म हो जाएगा पेट के अंदर और हम रिलैक्स हो जाते हैं। अगर हमको लगता है कि हम वीक बेस खा लेंगे तो क्या होगा, तो देखो पेट में बनने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपने बाहर से वीक बेस खा लिया, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस जब भी आपस में कंबाइन होगा तो एक जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट भी एसिडिक नेचर का हो जाएगा। समझ आया, तो फिर सॉल्ट एसिडिटी पैदा कर देगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड को मारने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ टूथ डिके इज पीएच ऑफ सलाइवा। यानी दांत जब हमारे खराब होते हैं तो मुंह में जो थूक होती है सलाइवा, उसका पीएच कितना होता है, कितने पीएच के बाद से दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सलाइवा जो है वो हर समय हमारे मुंह में रहता है, दांतों के साथ भी रहता है, जुबान में तो सलाइवा है ही, तो हमारे दांतों के साथ भी हर समय जुबान जो है कांटेक्ट में रहती है, सलाइवा कांटेक्ट में रहता है। सलाइवा का जो बिहेवियर है वो कम एसिडिक है, हल्का सा एसिडिक, हल्का एसिडिक या हल्का बेसिक, 7 के थोड़ा पहले या 7 के थोड़ा बाद। लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज के बाद पीएच वैल्यू अगर कम हो गई सलाइवा की, अगर सलाइवा ज़्यादा एसिडिक हो गया तो फिर दांत आपके खराब होने शुरू हो जाते हैं, गलने लगते हैं दांत। और वो पीएच कितना होना चाहिए सलाइवा का, जिससे कम पीएच हो गया तो दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे। दांत के खराब होने को ही अपन बोलते हैं टूथ डिके, टूथ यानी दांत होते हैं ना। और आपके ऑप्शन है देखिए, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी। सलाइवा का जो पीएच है वो 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। 5.5 तक हम लोग नॉर्मल वीक एसिड मानते हैं, तो थूक जो है वो वीक एसिडिक नेचर का होता है। अगर 5.5 से भी कम हो गया सलाइवा का पीएच वैल्यू तो फिर वो दांतों को खराब करेगा, क्योंकि उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और दांत खराब होने लग जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन हम ले रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज एसिडिक इन नेचर।
नीचे कुछ ऑप्शन है, उसमें से कौन सा सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कौन सा सॉल्ट एसिडिक नेचर का होगा। सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है, उनके सॉल्यूशन से बनता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक कब होगा, जब एसिड और बेस कंबाइन हो रहे थे तो एसिड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और बेस वीक होना चाहिए। तो स्ट्रांग एसिड के साथ अगर वीक बेस कंबाइन होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो भी स्ट्रांग नेचर का आएगा, यानी जो स्ट्रांग था यानी एसिड, तो सॉल्ट भी एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और हमारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, NaCl किससे बनता है, तो मैं एक एक करके ऑप्शन आपको नहीं बताऊंगी, सारी चीजें मैंने डिटेल लेक्चर से कवर की हुई हैं। NaCl जो नमक है वो NaOH, ऐसे यहाँ पर चलिए बता ही देते हैं, NaOH बेस है और HCl एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है ये। ठीक, तो ये हमारा बेस है, ये NaOH बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। तो ये सॉल्ट कैसा होता है, न्यूट्रल। Na2SO4 को देखो, Na2 है यानी ये भी, इसमें बेस कौन सा शामिल है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, और SO4 है तो ये कहाँ से आया होगा, H2SO4 से आया होगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये भी सेम हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से अगर ये सॉल्ट बन रहा है तो ये सॉल्ट भी कैसा हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल है। हमसे कौन सा सॉल्ट पूछा जा रहा है, जो एसिडिक होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, लास्ट वाला मैं आपको पहले बताता हूँ, KNO3 नाइट्रिक, ये पोटासियम नाइट्रेट बोलते हैं इसको, ये कहाँ से बनेगा, इसमें कौन सा एसिड यूज किया गया है, तो एसिड हमने यूज किया है इसमें KOH, क्योंकि इसमें पोटासियम आ रहा है, KOH यानी पोटासियम, सॉरी दिस इज बेस, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। ठीक है, कुछ पहले मुझे बेस यहाँ पर लिखना चाहिए था। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे रब करके पहले हम इसको बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा बेस यूज किया गया है, KOH, इसको बोलते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। और एसिड कौन सा यूज किया गया है जिसमें NO3 आता होगा, तो NO3 आता है HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में, और नाइट्रिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों के कॉम्बिनेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। तो चाहे वीक एसिड वीक बेस कंबाइन हो या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन हो, जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। लेकिन यहां देखिए NH4, ये जो सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, ये बनता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है ये, और Cl किस में आता है, HCl, ये एसिड, ये जो एसिड है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो बेस है ये वीक बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब कंबाइन होंगे तो सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि एसिड यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं हमारे, ध्यान से देखिएगा, जल्दी जल्दी इनको कवर करते हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना बने। ठीक है, और आपके क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू एसिड्स, कोई दो एसिड के नाम बताओ जो हम लोग कहाँ प्राप्त करते हैं, खाने में, जो हम खाना खाते हैं, खाने के अंदर कौन से दो एसिड होते हैं, तो बड़े कॉमन है, टेमरिंड, इमली को बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है, याद कर लीजिएगा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में ये बताया है। वेनेगर अभी अभी मैंने बताया, सिरका जो हम लोग खाते हैं चाउमीन वगैरह में डाल के, अचार में इसको डाल के रखते हैं ताकि अचार लंबे समय तक चले, उसमें एसिटिक एसिड होता है, वीक एसिड। ये हमारे आंसर्स हैं, इनको जो है अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देखिए, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस यूजिंग एन ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एसिड और बेस को कैसे पहचाना जाता है। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का ये मतलब होता है कि आप सूंघ के, स्मेल लेकर के एसिड और बेस को पहचानेंगे। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे प्याज हो गया, ऑनियन, क्लोव ऑयल हो गया, ठीक है, इसी तरह से वेनिला एसेंस हो गया, और इसके लिए बहुत सारे कनेर के फूल और ये सारी चीजें भी, जड़ी बूटियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, तो आंसर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इफ द स्मेल इज सोर, हमने कोई एसिड डाला और उसमें ओल फैक्ट्री इंडिकेटर की हेल्प से इसको पहचानना, ये सारा डिटेल लेक्चर हमने कवर किया हुआ है, तो अभी यहाँ पर उतनी सारी चीज़ें हम कवर नहीं करेंगे। अगर सूंघने से खट्टा स्मेल आता है तो ऐसी चीज़ें क्या मानी जाएंगी, एसिड, और अगर कड़वा स्मेल आता है तो ऐसी चीज़ क्या मानी जाएगी, बेसिक चीज़ मानी जाएगी। बाय यूजिंग ओल फैक्ट्री इंडिकेटर आइडेंटिफिकेशन एसिड एंड बेसिस इज पॉसिबल। इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं, ये तो एक जनरल तरीका होगा कि स्मेल खट्टा खट्टा लगेगा या कड़वा कड़वा लगेगा, ये जनरल आंसर है। इस आंसर को न लिख करके आप इसके आंसर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने इसका मेथड जब पढ़ाया है, ओल फैक्ट्री मेथड, तो उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया कि हम क्या करते हैं, प्याज ले लेते हैं बारीक कटी हुई, उसको कपड़े में लपेट के रख देते हैं फ्रिज में, तो कपड़े में प्याज की महक आ जाती है। अब जिस एसिड और जिस बेस को टेस्ट करना है, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एसिड ले लो, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा बेस ले लो,
और ये जो प्याज वाली पोटली है, पेपर में पोटली बना लो या कपड़े में पोटली बना लो, तो कपड़े में जो है प्याज की खुशबू आ जाएगी। अब इस कपड़े में क्या करो, एसिड को डाल दो या एसिड के अंदर इस कपड़े को डाल दो जिसमें प्याज की खुशबू है। एसिड में ये कपड़ा जा करके अपने स्मेल को खत्म कर देता है, यानी इसके स्मेल में कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये क्या कैसे महक रहा है। लेकिन बेस में जब आप इसको डालेंगे तो फिर ये ऑनियन ऑनियन गंध आने लगेगा। आया समझ में? या दूसरे तरीके से इसको ऐसे बताते हैं कि अगर आपने एसिड में डाला तो इसके स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे बेस में हम डालते हैं तो बेस में डालने से इसका जो स्मेल होता है प्याज का वो खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो पहचान जाते हैं कि भैया बेस में ही इसका स्मेल चेंज होता है, एसिड में स्मेल चेंज नहीं होता। समझ आए? एसिड के अंदर स्मेल चेंज नहीं होता, बेस में डालेंगे तो फिर ये स्मेल चेंज कर देगा। तो स्मेल अगर बदला या ऑनियन की तरह स्मेल आया, किसी और की तरह स्मेल आया, तो फिर वो बेस माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी इसको पहचानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, देखिए द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क इज 6.0। हमारा जो प्योर मिल्क होता है उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। व्हाट विल बी द पीएच व्हेन इट सेट्स टू कर्ड या योगर्ट? योगर्ट। अगर वही दूध फट करके दही बन जाए, दूध चेंज होकर के दही बन जाए, तब उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? दही खाने में कैसा लगता है? खट्टा। और दूध पीने में कैसा लगता है? उसका कोई टेस्ट नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका पीएच वैल्यू 6 होता है। 6 यानी 7 के आसपास है ऑलमोस्ट, तो ये भी न्यूट्रल होता है लगभग लगभग। वीक 7 से कम पीएच वैल्यू अगर है तो उसको हम वीक एसिड मानेंगे, 7 के नज़दीक है, वीक एसिड है ये। लेकिन जब ये दही बन जाएगा तो दही बनने के बाद फिर उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है, वो खट्टा लगता है तो एसिडिक हो गया होगा, तो पीएच वैल्यू घट जाएगी। तो हम आंसर देखते हैं कितना कैसा हो जाता है। देखिए, व्हेन फ्रेश मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, जब दूध जो है वो दही में कन्वर्ट होता है, इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीजेस, उसकी पीएच वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो ये लगभग 5.5 4.5 के आसपास तक चली जाती है, यानी ये भी खाने योग्य रहता है एसिडिक। अगर ये 3 से नीचे गया तो फिर ये तो खतरनाक एसिड हो जाएगा और फिर वो नुकसानदेह हो जाएगा। तो 3.5 के आगे ही, यानी 3.5 से बड़ी बड़ी ही पीएच वैल्यू उसकी होती है, 4 4.5 5 5.5, यानी वीक एसिड तक ही रहता है ये। तो ये याद रखिएगा कि प्योर मिल्क का जो पीएच है वो 6 होता है। जैसे ही दही बनेगा खट्टा हो जाएगा, और खट्टी चीज़ें एसिड होती हैं, और एसिड का जो पीएच है वो 7 से नीचे होता है, यानी 6 से और कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है हमारा, यू हैव बीन गिवन 3 टेस्ट ट्यूब्स, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए। वन ऑफ देम हैज डिस्टिल वाटर, एक टेस्ट ट्यूब में क्या भर दिए? सादा पानी, डिस्टिल वाटर, यानी जो बैटरी में हम पानी डालते हैं उसको भर दिए। एंड ऑफ द रिमेनिंग 2, बाकी के 2 जो टेस्ट ट्यूब हैं उसमें क्या भर दिए? एसिड। एक में क्या भरे हैं? डिस्टिल वाटर। एक टेस्ट ट्यूब में डिस्टिल वाटर पानी भर दिए। एक टेस्ट ट्यूब में क्या भरना है? एसिड। और एक टेस्ट ट्यूब में क्या भरना है? बेसिक सॉल्यूशन। तो एक में सादा पानी भर दिया, एक में एसिड भर दिया, एसिडिक सॉल्यूशन, और दूसरे में बेसिक सॉल्यूशन भर दिया। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब्स हैं। इफ यू ओनली हैव रेड लिटमस पेपर, आपके पास कौन सा लिटमस पेपर है? याद रखिएगा, लिटमस पेपर का भी टॉपिक हमने डिटेल के साथ कवर किया हुआ है। हमारे पास सिर्फ रेड कलर का लिटमस पेपर है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स? तो तीनों टेस्ट ट्यूब में जिसमें वाटर या एसिड और बेस भरा हुआ है, उसका नेचर आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि हम आपको नहीं बताएंगे कि इसमें पानी है, इसमें एसिड है, इसमें बेस है, तीनों सॉल्यूशन के रूप में है। आपसे पूछेंगे कि आपको आपके हाथ में एक रेड कलर का लिटमस पेपर पकड़ा दिया और आपको बोलेंगे इन तीनों टेस्ट ट्यूब में पहचानो कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सिंपल पानी है, सादा पानी है। तो रेड कलर का लिटमस पेपर दिए हैं, आपको याद होगा रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करने वाला कौन होता है? बेस। जब बेस डाला जाता है रेड कलर के लिटमस पेपर में तो वो उसको ब्लू कलर में चेंज कर देता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, तो 3 टेस्ट ट्यूब हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऐसे एक टेस्ट ट्यूब है, मान लो हमारे पास ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, ठीक, और ये हमारा तीसरा टेस्ट ट्यूब है। जब मान लो इसमें वाटर है सिंपल, इसमें एसिड है और इसमें बेस है, जब आप पहले वाले टेस्ट ट्यूब यानी जब जिसमें सादा पानी भरा हुआ है उसके मुंह के पास अगर आप कोई लिटमस पेपर लेके जाएंगे, ये रेड कलर का है, तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये रेड का रेड रहेगा। एसिड के पास लेके जाएंगे तो एसिड तो भैया ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज करता है, रेड को कुछ नहीं करता, तो ये रेड कलर का लिटमस पेपर यथावत रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप
ब्लू कलर क्या कहते हैं, बेस के ऊपर आप रेड कलर के लिटमस पेपर को लेके जाओगे तो ये उस रेड कलर के लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज कर देगा। तो अगर यहाँ पर कलर में चेंज आता है तो हम समझ जाएंगे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या चीज भरा हुआ है, बेस भरा हुआ है। आई बात समझ में? यही चीज हमने यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ, आप इसको आराम से देख सकते हैं और आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान नीलम एंड मनीष एडेड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उन्होंने क्या किया, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लिया। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, प्योर। तो ये दो स्टूडेंट हैं, नीलम और मनीष। नीलम और मनीष ने क्या किया, प्योर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो बैटरी में हम नहीं डालते सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किस में डाल दिया, ड्राई सोडियम क्लोराइड में, जो हम घर में खाने के लिए नमक इस्तेमाल करते हैं, सूखा नमक। एक टेस्ट ट्यूब में सूखा नमक लिया और उसमें बाहर से प्योर एसिड डाल दिया, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है, वो डाइल्यूट नहीं है, कंसंट्रेटेड है, बहुत खतरनाक है। एक गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो क्या हुआ, उसमें से एक गैस निकलने लग गई। व्हेन द मनीष प्लेस ए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू कलर का लिटमस पेपर मनीष उसके ऊपर रखता है, ठीक है, किसके ऊपर, टेस्ट ट्यूब के ऊपर, जिसमें नमक भरे थे सूखा और उसके ऊपर से प्योर एसिड डाल दिए थे। तो उसमें से एक गैस निकली, कौन सी गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक गैस, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि मनीष प्लेस्ड ए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नथिंग हैपन। अगर वो सूखा लिटमस पेपर रखता है ब्लू कलर का तो कुछ नहीं होता। बट व्हेन ही प्लेस्ड ए मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, अगर वो उसी लिटमस पेपर को गीला करके रख दे, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को सूखा रखता है तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसी लिटमस पेपर को वो गीला करके रख दे तो इट बिकम्स रेड, तो उस लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाता है, रेड। तो ये चीज हमको एक्सप्लेन करनी है और ये मैंने डिटेल के साथ लेक्चर में बताया है। आप हमारे कोर्सेज में इनरोल होइए और मजेदार कॉन्सेप्ट को सीखिए, आपको बहुत मजा आएगा साइंस सीखने में, ठीक है। तो ऐसा इस क्या होता है, पहले हम आंसर यहाँ पर कोट करते हैं, देखिए। When Neelam and Manish added concentrated H2SO4 to dry NaCl, then hydrogen chloride gas is produced। ये उसका केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है, H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको बोलते हैं, NaCl हमारा नमक है। जब भी आपने प्योर नमक में एनहाइड्रेट, मतलब एनहाइड्रेट्स मतलब होता है जिसमें पानी ना हो, सूखा नमक, H2SO4 डाला कंसंट्रेटेड, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड है भैया, प्योर, और ये एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस, ये भी सूखा है। तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट के साथ तो वैसे हमने इसको मिलाया है, Na2SO4, ये भी सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट भी एक सॉल्ट है, और ये गैस बनती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ये गैस होती है एसिडिक नेचर की, लेकिन ये एसिडिक नेचर कब दिखाती है, जब इसको पानी मिलता है, नमी मिलता है। अगर इसको पानी नहीं मिलेगा तो ये एसिडिक बिहेवियर भी नहीं दिखाएगी। एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तभी दिखाता है जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है, क्योंकि जब वो वाटर में जाएगा तभी वो H+ आयन देगा और OH- आयन में टूटेगा, यानी H+ आयन ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप सूखा सूखा ब्लू कलर का लिटमस पेपर रख दोगे, उसमें नमी नहीं होगी, पानी नहीं होगी, तो ये गैस जब निकलेगी तो उसको कुछ नहीं करेगी, अपना एसिडिक रंग नहीं दिखाएगी। एसिडिक रंग क्या है, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज करना। तो जब तक ये एसिडिक गुण नहीं दिखाती तब तक ब्लू कलर का लिटमस पेपर नहीं चेंज होगा, समझ आया। जैसे ही हमने लिटमस पेपर को गीला करके रखा, इसमें पानी आ गया, अब ये जब HCl गैस आएगी, ये एसिडिक होती है, जब भी इसको पानी मिलेगा तो ये H+ आयन दे देगी वाटर में डिजोल्व होके, और H+ आयन दी तो वो H+ आयन क्या करता है, फिर ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर के लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। ये जब लिक्विड गीला मिलेगा यानी वाटर मिलेगा तभी एसिडिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है। तो नीचे देखिए, दिस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस व्हेन कम इन कॉन्टेक्ट टू वेट लिटमस पेपर, ये जो गैस है जब ये गीले लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आती है, इट बिकम्स रेड, तभी ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज होता है। बट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ड्राई लिटमस पेपर इट डज नॉट शो एनी चेंजेस। अगर सूखे सूखे लिटमस पेपर में ये कांटेक्ट में आएगी तो ये कुछ नहीं करेगी, ठीक है। और डिटेल लेक्चर हमारे अवेलेबल है, वहां से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, एक टेबल दिया हुआ है, अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं, उनके पीएच वैल्यू दिए हुए हैं और इनमें हमसे सवाल पूछा जाएगा और उसके जवाब यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है, सम सब्सटेंसेस एंड देयर पीएच वैल्यूज आर गिवन इन द टेबल, एनालाइज द डेटा इन द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप देख लीजिए, 5 सब्सटेंसेस दिए हुए हैं। बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू दिया है 8.2, ध्यान से देखिएगा, बेकिंग सोडा का पीएच वैल्यू 8.2 है। लेमन जूस जाहिर सी बात है 2.2 है, और विनेगर का 5.5 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेस होता है 13 होता है इसका पीएच वैल्यू, वाटर का न्यूट्रल होता है 7 होता है। अब सवाल देखिए, विच ऑफ द सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, कौन सा सब्सटेंस इसमें बेसिक नेचर का होगा। जाहिर सी बात है 7 हमारा न्यूट्रल पीएच होता है, 7 से ज्यादा अगर पीएच वैल्यू हो गया
तो वो बेसिक हो जाएगा, 7 से कम अगर पीएच वैल्यू होगा वो एसिडिक हो जाएगा। अब आप पहचान सकते हैं, देखिए बेसिक सॉल्यूशन के लिए शर्त क्या है, पीएच वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7। मोर देन 7 को मैं ऐसे लिख देता हूं, पीएच वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी। 7 से बड़े कौन कौन है, देखो ये 8.2 7 से बड़ा है, तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बेसिक हो गया। और ये 13 भी 7 से बड़ा है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी बेसिक नेचर का हो गया। ये दोनों आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द सब्सटेंस आर एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का मतलब क्या है, 7 से पीएच कम होगा। तो देखो 7 से कम कौन है पीएच, तो एक तो आपको 2.2 दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है भैया ये। तो एक आपको ये 2.2 दिख रहा है, कौन है, लेमन जूस, तो ये एसिडिक हो गया। और एक आपको 5.5 दिख रहा है, वेनेगर, ये भी एसिडिक हो गया। तो ये दोनों नाम आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे हैं। विच ऑफ द सब्सटेंस आर न्यूट्रल, सब जानते हैं न्यूट्रल कौन होता है, जिसका पीएच 7 होता है, यानी वाटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए एसिड ए एंड बी, दो एसिड आपको दिया जा रहा है, एक एसिड के सॉल्यूशन का नाम है ए और दूसरे एसिड के सॉल्यूशन का नाम है बी। वे आर टेकन इन 2 बीकर, 2 बर्तन में हमने ये 2 एसिड लिया, ए और बी। एसिड ए आयोनाइजेस पार्शियली इन वाटर, अगर मैं ए एसिड को, जिसका नाम ए है, उसको पानी में घोलता हूं तो वो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होता, थोड़ा सा आयोनाइज होता है, पार्शियली। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा बहुत टूटना अपने आयंस में। तो एसिड ए जो है ये पार्शियली आयोनाइज होता है, थोड़ा सा टूटता है पानी में जब इसको डालते हैं। लेकिन बी वाला जो एसिड है ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, पानी में डाले तो इसमें अगर 1,00,000 आयन है तो पूरे के पूरे आयन टूट जाएंगे। अब इस बेसिस पर हमको कुछ सवालों के जवाब देने हैं, सवाल आपके सामने, जवाब भी आपके सामने है। देखिए पहला सवाल है, विच अमंग ए एंड बी, ए और बी में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन वीक एसिड है, एसिड के बारे में बात हो रही है ना। तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो चीज पानी में घुल के 100% टूट जाएगी अपने आयन में, 100% कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड मानी जाएगी या स्ट्रॉन्ग बेस मानी जाएगी, ठीक है। और जो चीज पूरी तरह से नहीं टूटती पानी में जाने के बाद, थोड़ा सा आयोनाइज होती है, पार्शियली आयोनाइज होती है, तो वो वीक एसिड मानी जाती है या वीक बेस मानी जाती है। तो सीधा सा जवाब है, एज द एसिड ए इज आयोनाइज पार्शियली, ऊपर लिखा है कि ए जो है पार्शियली आयोनाइज होता है, तो अगर वो थोड़ा सा टूटा है तो वो क्या होगा, वो वीक एसिड होगा। लेकिन जो एसिड पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगी, यानी बी वाला जो एसिड था ये पूरी तरह से आयोनाइज हो जा रहा था, तो बी एसिड क्या होगा, एसिड बी, ये अगर पूरी तरह से आयोनाइज हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। तो एसिड ए कम आयोनाइज होता है, पार्शियली आयोनाइज होता है, इसलिए वो वीक एसिड है। और एसिड बी 100% कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है वाटर के अंदर जाकर के, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज अ वीक एसिड, वीक एसिड किसको बोलते हैं, तो आंसर है वीक एसिड डजंट डिसॉल्व और आयोनाइज प्रॉपरली इन वाटर। ये मैंने प्रॉपर्टी लिख दिया है, ये प्रॉपरली होगा ना, LY होगा, तो इसको थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, प्रॉपरली। वीक एसिड कौन होता है, जो पानी में घुल करके प्रॉपर तरीके से डिसॉल्व ना हो या प्रॉपर तरीके से आयोनाइज ना हो, उसको वीक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ऊपर के एक्सपेरिमेंट में देखिए, ए जो है, ए एसिड जो था, जिसका नाम ए फॉर एप्पल था, वो वीक एसिड है, क्योंकि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, पार्शियली आयोनाइज होता है। और वीक एसिड का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको याद रखना है, एसिडिक एसिड जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, CH3COOH। इसी प्रकार से हमसे स्ट्रॉन्ग एसिड पूछा गया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, जिसको पानी में घोले 100% आयोनाइज हो गया। इफ एनी एसिड कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर सॉल्यूशन देन दैट एसिड विल बी कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जांपल क्या है, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, HCl है, कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगला है गिव एग्जांपल ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के एग्जांपल दे दीजिए, शुरू से हमने पढ़ाया है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl लिख लीजिए, नाइट्रिक एसिड लिख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लीजिए, HCl है ना, HCl का नाम है ये, नाइट्रिक एसिड है HNO3, और वीक एसिड कौन है, CH3COOH यानी एसिडिक एसिड। तो इस तरह से कोई भी एग्जांपल आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां क्वेश्चन है हमारा, विच गैस इज यूजुअली डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड मेटल। ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से सवाल आता है परीक्षा में। ये पूछ रहा है कि अगर हम एसिड और बेस, एसिड, किसी एसिड और मेटल, बेस नहीं मेटल, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवा दें, एसिड और मेटल को आपस में रिएक्ट करवा दें तो क्या बनेगा, ठीक है। विच गैस, कौन सी गैस निकलेगी, कौन सी गैस रिलीज होगी अगर हम एसिड में मेटल डाल दें या मेटल में एसिड डाल दें, ठीक है। तो इसका जवाब है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, जो गैस निकलेगी यानी हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी उसको टेस्ट कैसे करोगे, तो इसका तरीका होता है, हाइड्रोजन गैस जलने वाली गैस होती है। एक अगरबत्ती जला के लेके जाइए, माचिस जला के लेके जाइए, जहां से टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही होगी, जैसे ही माचिस रखेंगे वो भड़बड़ा के जलने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती है,
गैस जलने लगेगी और उसमें से एक पॉपअप साउंड भी निकलता है, ये भी उसकी निशानी होती है। टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम मेटल। तो क्वेश्चन ने बोला है कि मैग्नीशियम मेटल का एग्जांपल लेकर के ये सारी चीजें समझानी है। तो देखिए आंसर आपके, इन द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड एसिड सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस। ये याद रखना है कि जब भी मेटल और एसिड का रिएक्शन होगा क्या क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस उसमें से रिलीज होगी, याद रखिएगा। मेटल और एसिड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये हमने एक फ्रेम कर दिया है, ऐसे आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेटल और एसिड इसको हमने कंबाइन किया, एक सॉल्ट बना और एक हाइड्रोजन गैस बनी। बाय स्प्लिंट टेस्ट वी कैन एश्योर दैट इट इज हाइड्रोजन गैस। ये मैंने आपको बताया है कि आप एक मोमबत्ती लेके जाइए, माचिस लेके जाइए, अगरबत्ती जलाइए, वो गैस अपने आप जलने लग जाएगी, उसको स्प्लिंट टेस्ट बोलते हैं, स्प्लिंट टेस्ट, ठीक है। एमजी का एग्जांपल लेके समझाने बोला था, तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है एमजी। HCl के साथ, एसिड के साथ मैग्नीशियम मेटल को कंबाइन किया, रिएक्शन करवाया, MgCl2 बना, यानी एक सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हुई। ये आपको ऐसे लिखना है, मैंने बड़े बड़े लिख दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये Mg केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 2 आ जाता है सामने। ये डिटेल लेक्चर हमारे अवेलेबल है, किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो देखिए। एक सॉल्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 नीचे लगता है, और हाइड्रोजन गैस ये भी 2 नीचे लगेगा, और इस तरह से आप एरो बना देंगे, ठीक है। तो ये इसके आंसर है। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हेन एन एग शेल इज रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अंडे के ऊपर का जो सफेद कलर का छिलका होता है उसको एग शेल बोलते हैं। अगर उसको हमने डाइल्यूट यानी HCl एसिड को पानी में घोल के उसको हमने पतला कर लिया, डाइल्यूट कर लिया है, उसके साथ अगर रिएक्शन करवा दें अंडे के शेल को, एग शेल को, तो क्या होगा, ए फॉर्मिंग इज ऑब्जर्व, उसमें से कुछ चीजें निकलती हैं, कुछ सॉल्ट बन जाता है और कुछ गैस रिलीज होती है, ठीक। एंड एन इफरविसेंट गैस इज प्रोड्यूस, एक अजीब सी गैस जो है इसमें से रिलीज होती है। एक सॉल्ट बन जाता है, यानी क्या कहना चाहिए, प्रेसिपिटेट बन जाता है, प्रेसिपिटेट, और वो नीचे बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। जब भी आप एग शेल में एसिड डाल देंगे, एसिड, तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने से एक प्रेसिपिटेट बनेगा सॉल्ट जैसा ही, और एक गैस निकलेगी। तो उन्होंने यही बोला है कि एक तो है फोमिंग बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा ये फोमिंग, और एक क्या निकलेगी, इफरविसेंट गैस, एक अजीब सी गैस निकलेगी। वंस फोमिंग सबसाइड्स, ठीक है, एक बार जब फोमिंग बन गया, नीचे बैठ गया, ए लाइटेड अगरबत्ती इज एक्सटिंग्विश्ड ऑन द प्लेस ऑन प्लेसिंग इट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। जब फोमिंग जो है सेटल हो जाएगा तो एक अगरबत्ती जलाइए और टेस्ट ट्यूब के अंदर लेके जाइए, क्योंकि टेस्ट ट्यूब से गैस निकल रही होगी, तो गैस निकलते निकलते आप टेस्ट ट्यूब के अंदर एक अगरबत्ती लेके जाइए, आप क्या देखेंगे कि अगरबत्ती बुझ गई, ठीक है। ए लाइटेड अगरबत्ती extinguished on placing it inside the test tube. Explain the following in the given activity. तो अगरबत्ती बुझ जाती है, क्यों बुझ जाती है, बुझाना किसका काम है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम होता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अब इसमें कुछ सवाल है, देखिए। सबसे पहले तो प्रोसीजर समझाना है कि ये किस तरह से होगा, तो ये प्रोसीजर आपके सामने, आप आराम से इसको पढ़ के नोट कर सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले 5 ml लिया, 5 ml लिया एक एसिड, पानी में घोल के 20% सॉल्यूशन बना लिया HCl का, एक टेस्ट ट्यूब में भर लिए, उसमें थोड़ा सा एग शेल डाल दिए उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर हमने एसिड भरा हुआ है, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दिया, अंडे का सफेद वाला छिलका, ठीक है। नाउ व्हेन वी प्लेस एनी अगरबत्ती, अब जाहिर सी बात है रिएक्शन होगा, उसमें से गैस निकलेगी, तो एक जलती हुई अगरबत्ती को जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके जाएंगे, अगरबत्ती का फ्लेम क्या होगा, बुझ जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दूसरे सवाल देखिए, इसमें हमसे ये पूछा गया है कि भैया वेन एन एक्स, इसके दूसरे सवाल देखिए, इसके डायग्राम को पूछा गया था, ये है सवाल नंबर बी, क्वेश्चन 2 पर वही लिखा हुआ है दोबारा। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए ये एक स्टैंड है, इस पर एक क्लैंप लगा हुआ है, और ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने 5 ml 20% HCl का सॉल्यूशन भरा है, और थोड़ा सा अंडे का छिलका यहाँ डाल दिया है, एग शेल। ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें से यहाँ से जो गैस ऐसे निकलेगी, ठीक, ये गैस कौन सी होगी, ये गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यहाँ आपको क्या करना है, जलता हुआ अगरबत्ती इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक। जैसे ही आप जलता हुआ अगरबत्ती डालेंगे, अगरबत्ती बुझ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि भैया इसके अंदर से जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की खूबी होती है कि वो आग को बुझाने का काम करती है, ठीक है। अगला इसमें जो सवाल पूछा गया था वो था राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। देखिए अंडा का जो छिलका होता है उसका फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जैसे ही आप डालेंगे एक प्रेसिपिटेट बनता है, ये है कैल्शियम क्लोराइड, नमक ही है ये, और ये नीचे सेटल हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, कैल्शियम क्लोराइड। और एक बनता है वाटर H2O, और थोड़ी सी निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको तो सब पहचानते हैं आप। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलती है, इसी गैस के सामने जब आप अगरबत्ती जलाएंगे तो इसका जो फ्लेम होता है अगरबत्ती का, ये बुझ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके केमिकल रिएक्शन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। द पीएच ऑफ सॉइल इन टिकेश्वरी फील्ड इज 4.2। टिकेश्वरी के खेत की मिट्टी का जो पीएच है वो 4.2 है। अब ये बताओ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी एसिड बेस का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप सबको पता होगा कि 4.2 7 से छोटा पीएच वैल्यू है, और 7 से कम पीएच वैल्यू एसिडिक माना जाता है। इसका मतलब है खेत की जो मिट्टी है वो मिट्टी कैसी हो चुकी है, एसिडिक हो चुकी है। उस मिट्टी का स्वभाव, नेचर जो है वो एसिडिक है, एसिड जैसा है, तो उसमें अच्छी फसल, अच्छे अनाज नहीं पैदा होंगे उसमें से। तो हाउ कैन शी कंट्रोल द पीएच ऑफ हर सॉइल? अगर उसकी मिट्टी की पीएच वैल्यू घट गई है, एसिडिक हो गई है, तो जाहिर सी बात है उसको बढ़ाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। एसिड को खत्म करना है तो एसिड को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसमें हम बेस मिला देंगे। समझ आया बात? तो यही सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए ताकि उसकी जमीन का, सॉइल का, मिट्टी का पीएच वैल्यू करेक्ट हो जाए, तो ताकि वो अच्छे से खेती कर सके। तो आंसर देखिए, द सॉइल इज सीन क्लियरली एसिडिक, क्योंकि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो सॉइल, मिट्टी कैसी हो गई जी, मिट्टी एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक ये। सो फॉर द कंट्रोल ऑफ द पीएच ऑफ द सॉइल शी मस्ट एड सम बेसिक सब्सटेंस। एसिडिक प्रॉपर्टी को अगर खत्म करना है तो उसको क्या मिलाना पड़ेगा, थोड़ा सा एसिड के साथ बेस जैसे मिलाएंगे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो जब भी ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो फिर मिट्टी का जो पीएच है वो कॉमन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और मिट्टी का पीएच जरूरी नहीं है 7 होना चाहिए, 7 से थोड़ा सा कम होगा या 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, वीक एसिडिक हो जाए या वीक बेसिक हो जाए चलेगा, लेकिन 4.2 जाना, बहुत कम पीएच वैल्यू हो जाना और बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाना है, तो उसमें जैसे ही बेस मिलाओगे इसकी पीएच वैल्यू बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट न्यूट्रल के बराबर आ जाएगी, 7 के आसपास, और उसमें फिर अच्छी अनाज उत्पन्न होगी। तो हम इसके लिए क्या क्या मिला सकते हैं, कोई भी आप बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस में मिला सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कोई भी बेसिस में मिलाया जा सकता है मिट्टी में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? फेवरेट क्वेश्चन है, परीक्षा में आ सकता है। एक्सप्लेन विथ गिव टू एग्जाम्पल, तो हमने इसको डिटेल के साथ कवर किया हुआ है सॉल्ट के टॉपिक में। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिल करके कंबाइन होकर के वाटर और सॉल्ट बनाएंगे तब हम उसको न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, या वीक एसिड और वीक बेस आपस में कंबाइन होकर के सॉल्ट और वाटर बनाएंगे तब उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस मिल गए तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, फिर उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए शर्त है कि एसिड और बेस या तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए या दोनों वीक होने चाहिए। तो देखिए, व्हेन आफ्टर रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस मेक्स द प्रोडक्ट वाटर एंड सॉल्ट, जब भी एसिड और बेस मिलेंगे, वाटर और सॉल्ट बनाएंगे, तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाएगा। नीचे 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, आप इसको आराम से समझ सकते हैं, डिटेल लेक्चर ऑलरेडी कवर किया हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, समारू एडेड सम बेकिंग सोडा टू रॉ मिल्क। कच्चा दूध है, दूध का पीएच कितना होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था 6 होता है ना पीएच, योगर्ट जहां पर बन रहा था तो पीएच वैल्यू कम हो जा रहा था। तो कच्चे दूध में इसने क्या किया, समारू ने थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला दिया। बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, खाने वाले मीठा सोडा को। ये क्या है, बेस है, बेस मीठा सोडा। ठीक है, तो इसको किसमें मिला दिया, रॉ मिल्क। रॉ मिल्क बोलते हैं कच्चे दूध को। कच्चे दूध का पीएच क्या होता है, 6, यानी ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल के बराबर होता है, हल्का सा एसिडिक होता है, वीक एसिड, एकदम ना के बराबर। सो दैट, देखिए अगर मैं दूध में बेस मिला दूंगा, दूध का पीएच ऑलरेडी कितना होता है, 6, यानी ये हल्का सा एसिडिक होता है, न्यूट्रल ही मान के चलेंगे। इसमें आपने सोडा मिला दिया, सोडा क्या होता है, बेस। तो अगर आपने जैसे ही दूध में बेस मिलाया तो दूध कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, सो दैट इट्स पीएच चेंजेस फ्रॉम, देखिए मिल्क का पीएच कितना होता है, 6, लेकिन जैसे ही आपने बेकिंग सोडा डाला मिल्क के अंदर, उसका पीएच बढ़ के कितना हो गया, 8, यानी 7 से ज्यादा हो गया। 7 से ज्यादा हो गया तो ये बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन ये बोलता है, दिस मिल्क विल टेक लॉन्गर टू चेंज इनटू कर्ड। तो ये जो दूध है जिसमें मीठा सोडा मिलाया गया है, ये अब दही बनने में बहुत टाइम लेगा।
और नॉर्मल सादा दूध जो होता है जिसका पीएच वैल्यू 6 था, तो उसको दही बनने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, वो जल्दी दही बन जाता है। लेकिन जिसमें मीठा सोडा मिला दिया गया है वो दूध दही बनने में ज्यादा समय लेता है, ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन है। तो इसके जवाब देखिए, जब भी, जाहिर सी बात है जवाब बहुत सिंपल है, आप अगर उसमें बेसिक सोडा मिला देंगे, कोई भी चीज बेस मिला देंगे, तो उसका पीएच जो है बढ़ जाएगा, 7 से आगे चला जाएगा। और दही बनने के लिए पीएच वैल्यू कहां जानी चाहिए? 4.5 या 3.5 तक जानी चाहिए, 4.5 तक जानी चाहिए, 5.5 तक जाना चाहिए। तो जब वो 6 तक था, अब मैं यहां से समझाता हूं ना, देखिएगा, ये पीएच स्केल है, ठीक है, ये है मान लो 7, ये तो न्यूट्रल होता है। दूध का पीएच जो है वो 6 होता है, यहां पर देखिए ये मिल्क का पीएच है, ठीक है, ये मिल्क का पीएच है। और जैसे ही आपने इसमें बेस मिलाया तो इसका पीएच वैल्यू बढ़ करके कहां पहुंच गया? 8 हो गया। ये तो बेसिक हो गया। अच्छा, जो कर्ड होता है, कर्ड का पीएच वैल्यू, दही का जो पीएच वैल्यू होता है वो इधर होता है, इस तरफ जाने से, यानी पीएच वैल्यू कम हो जाता है, खट्टा हो जाता है दही। तो इसकी पीएच वैल्यू मान लीजिए दही का 4 है, 4.5 है, 3 है, 3.5 है, तो मैं एक मोटा मोटा अंदाजा लेता हूं 4.5। अब देखो, जब ये सादा सिंपल मिल्क होता तो उसका पीएच 6 होता, तो उसको दही बनने के लिए सिर्फ इतना सा पीएच क्रॉस करना पड़ता। लेकिन जैसे ही तुमने उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया, उसका पीएच वैल्यू 8 हो गया। अब इसको इतना लंबा सफर करके आना है कर्ड बनने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब पीएच वैल्यू 8 से घट के 4 तक आएगी या 3 तक आएगी, तो उसको जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा ना भैया, टाइम तो ज्यादा लगेगा। लेकिन जब वो सादा मिल्क था तो तब उसको दही बनने के लिए सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए। समझ गए? अब आप सवाल का जवाब पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। आफ्टर एडिंग द बेकिंग सोडा टू द मिल्क सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक, सॉरी बेसिक। जैसे ही आपने बेसिक सोडा डाला, वो मिल्क क्या बन जाएगा? बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। एज द बेकिंग सोडा मेड द सॉल्यूशन टू द पीएच ऑफ 8, जैसे बेकिंग सोडा डाला हमने, उसने मिल्क का पीएच कितना कर दिया? 8 कर दिया, यानी बेसिक नेचर का कर दिया दूध को। तो फिर ये क्या करेगा? इट टेक सम टाइम्स टू फॉर्म कर्ड, तो फिर ये दही बनने के लिए ज्यादा समय लेगा, क्योंकि रीजन मैंने नीचे समझा दिया। फॉर दिस फिनोमिना टू फॉर्मिंग कर्ड टाइम इज नीडेड। और अब ये बेकिंग सोडा वाला जो सॉल्यूशन है दूध का, इसको दही बनने के लिए अब टाइम लगेगा, क्योंकि इसका पीएच वैल्यू बढ़ गया है। जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा उतना ही एसिडिक बनने के लिए, पीछे आने के लिए समय ज्यादा लगेगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज ए सॉल्ट? नमक किसको बोलते हैं? हाउ इज द नेचर ऑफ ए सॉल्ट डिटरमाइंड? सॉल्ट का स्वभाव, यानी एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसे पता किया जाता है? कुछ एग्जाम्पल लेना है अमोनियम नाइट्रेट का और अमोनियम कार्बोनेट का, और आपको समझाना है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यही बता रहा था पिछले क्वेश्चनों में, और आप अपने जवाब यहां पर देख सकते हैं। देखिए, सॉल्ट किसको बोलते हैं, इसके भी कई तरह से आंसर आप दे सकते हैं। मैंने सिंपल आंसर किस तरह से देने की कोशिश की है कि जब भी एक एसिड और बेस आपस में कंबाइन होगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को सॉल्ट बोलेंगे। एक तरीका ये हो गया समझाने का, जो मैंने यहां पर लिखा है, देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो सबसे बढ़िया तरीका समझाने का यही है कि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है वो सॉल्ट कहलाती है। लेकिन ये प्रॉपर आंसर नहीं है। प्रॉपर आंसर ये है कि सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड। मैं यहां पर लिखूंगा नहीं, आप चाहें तो इसको अलग से लिख सकते हैं, यहां पर मैं कोशिश करता हूं लिखने की। सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड इन विच, सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड होता है जिसमें, इन विच वन पार्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, या वन पार्ट इज पॉजिटिव, ऐसे लिख सकते हैं। तो वैसे ही बना लेते हैं, वन पार्ट इज पॉजिटिव, वन पार्ट इज, थोड़ी सी मेरी हैंड राइटिंग डिस्टर्ब है तो उतना माइंड नहीं करेंगे। वन पार्ट इज पॉजिटिव एंड अदर पार्ट इज निगेटिव। तो ये भी एक तरीका है सॉल्ट को एक्सप्लेन करने का। तो सिंपल है, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। एनीथिंग विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, ये भी सॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये डेफिनेशन एसिड के साथ भी हो सकता है, बेस के साथ भी हो सकता है, इसलिए इसको हम शामिल नहीं करते। तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड, कोई भी, बच्चा पार्टी ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसमें एक हिस्सा पॉजिटिव हो और एक हिस्सा निगेटिव हो। पॉजिटिव को अपन बोलते हैं कैट आयन, ठीक है, ये ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। और निगेटिव एंड अदर पार्ट इज निगेटिव, निगेटिव को बोलते हैं एन आयन, ये भी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं। तो जिसमें भी कैटायन और एन आयन है, यानी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज वाले मटेरियल है, आयन है, उसको सॉल्ट बोलते हैं। और नीचे जो लिखा है वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसका नेचर कैसा होता है मैंने पहले बता दिया कि अगर
दो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होकर के सॉल्ट बना रहे हैं तो वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, उसका नेचर न्यूट्रल होगा। और अगर वीक एसिड और वीक बेस मिल करके सॉल्ट बना रहे हैं तो उसका नेचर भी न्यूट्रल होगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों दोनों वीक नहीं है, एसिड और बेस, एसिड अगर स्ट्रांग हो गया और बेस वीक हो गया तो जो स्ट्रांग होगा उसका असर सॉल्ट में आ जाएगा। एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा, और अगर एसिड वीक हो गया और बेस स्ट्रांग हो गया तो बनने वाला सॉल्ट बेसिक नेचर का हो जाएगा। इस तरह से नेचर पता लगाया जाता है सॉल्ट का। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इफ एनी रिएक्शन एसिड इज स्ट्रांग, किसी भी रिएक्शन में अगर एसिड स्ट्रांग होगा देन द सॉल्ट इज एसिडिक, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक। लेकिन शर्त है इसमें कि बेस वीक होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ बेस इज स्ट्रांग, अगर बेस स्ट्रांग है और एसिड वीक है तो फिर सॉल्ट कैसा हो जाएगा, बेसिक। यानी जो चीज स्ट्रांग होगा, एसिड स्ट्रांग है तो सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा, बेस अगर स्ट्रांग है तो सॉल्ट बेसिक हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाया है, NH4NO3 इज ए सॉल्ट विच इज एसिडिक। क्यों एसिडिक होगा, मैंने पीछे भी आंसर दिया है पहले। ये एसिडिक काहे को होगा, क्योंकि ये किससे बनता है, यहां पर लिख दूं, देखिएगा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, ये किससे बनता है। तो पहले तो इसमें बेस जो है वो होगा NaOH। NaOH जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और इसमें जो एसिड लगती है NH4NO3 में वो होता है HNO3, ठीक है। नहीं, HNO3 नहीं, सॉरी, ये होता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है, कार्बोनिक एसिड नहीं कहेंगे, इसमें हमारा जो बेस है, ये मैंने मिस्टेक कर दिया, अब मैं इसको सुधारता हूं ना, क्योंकि ये NO3 है। NO3 के लिए बेस देखिए कौन सा होगा, अभी बता रहा हूं आपको मैं। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, ये जो सॉल्ट है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, तभी तो NH4 आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस होता है, वीक, ठीक है, ये होता है वीक बेस। और इसमें जो एसिड लगता है वो NO3 आ रहा है। NO3 किस में होता है, किस एसिड में, HNO3 में, HNO3 ये होता है नाइट्रिक एसिड। और ये एसिड जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो देखो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो गया और बेस वीक हो गया, इसी वजह से बनने वाला ये जो सॉल्ट है इसमें किसका असर आ जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा। यानी ये सॉल्ट कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ये चीज यहां पर मैंने लिखी है, NH4NO3 इज ए सॉल्ट विच इज एसिडिक इन नेचर। समझ गए क्यों एसिडिक है। एज एट द टाइम ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस सॉल्ट एसिड सॉल्यूशन वाज मोर पावरफुल। ये जो एसिड सॉल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग है, मोर पावरफुल का मतलब है स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा। वेर एज फॉर प्रोड्यूसिंग द बेस सॉल्ट लाइक Na2CO3, Na2CO3 भी मैंने पीछे बताया कैसे बनता है। ये किससे बनेगा, NaOH, Na है तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और CO3 किस में आता है, ये आता है कार्बोनिक एसिड में, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और NaOH बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आंसर यहाँ पर कोड कर सकते हैं। डिटेल लेक्चर हमने रिकॉर्ड करवा रखा है जी सॉल्ट के ऊपर, आप देखेंगे तो आपको पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके इतने ही प्रश्न है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप हमारे जीनियस एकेडमी के ऐप के साथ भी इनरोल होकर के अपने कोर्सेज को जो है वो इन्हांस कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे पैमाने पर कर सकते हैं। नीडी स्टूडेंट तक इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हमारी वीडियोस पहुँचें। और अगर आपको पसंद आए तो हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए या अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सजेस्ट कीजिए, ताकि थोड़ा सा हमको भी मोटिवेशन मिले और CG बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ अच्छा और बेहतर कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।